साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, यूपीएसआई, बैंक्स और अन्य सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं, देखते हैं आज का सेशन हमारा कैसे चलने वाला है। आइए देखते हैं आज का सेशन। देखिए, तो टुडे सेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन किया जाएगा, यानी कि कल जो हमने आपको क्वेश्चन कराए थे उनमें से 3 क्वेश्चन आपसे रैंडमली पूछे जाएंगे और आपको उसका आंसर देना है। आपको खुद को जज करना है कि आपको वो क्वेश्चन याद हो रहे हैं या नहीं। उसके बाद टुडे करंट अफेयर अपना स्टार्ट हो जाएगा। 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो विथ एनिमेशन और फोटो के साथ में संपूर्ण जानकारी के साथ में आपको दिखाए जाएंगे। उसके बाद स्टैटिक जीके के कुछ प्रश्न होंगे, जो कि 3 क्वेश्चन अपने स्टैटिक जीके के होंगे, क्योंकि स्टैटिक जीके आपके एग्जाम में आती है। उसके बाद एमपी करंट अफेयर के 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, जिनमें बहुत सारी जानकारी आपको दी जाएगी फोटो और एनिमेशन के माध्यम से। उसके बाद होमवर्क का स्क्रीनशॉट, यानी कि कल हमने जो प्रश्न पूछा था उसका जिन लोगों ने जवाब दिया था उनका आंसर विद स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। उसके बाद टुडे होमवर्क, यानी कि आज हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा, ठीक है, जिससे कि कल की वीडियो में आपका नाम भी स्क्रीनशॉट के साथ में आ सके। चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं रिवीजन वाले पहले प्रश्न की ओर। देखिए, तो पहला प्रश्न है, खिलाड़ी ने अभी हाल ही में आईपीएल में अर्धशतकों का अर्धशतक लगाया है। ऑप्शन है विराट कोहली, डेविड वार्नर, रोहित शर्मा या फिर सचिन तेंदुलकर। बताइए, ये क्वेश्चन कल हमने आपको कराया था, विद डिटेल में पूरी जानकारी दी थी। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि डेविड वार्नर ने यहाँ पर अर्धशतकों का अर्धशतक यानी कि 50 अर्धशतक आईपीएल में पूरे कर लिए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो रिवीजन का अगला प्रश्न है, एसआर समूह ने कोविड-19 देखभाल केंद्र किस राज्य में स्थापित किया है? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि गुजरात राज्य में जो है एसआर समूह ने कोविड-19 देखभाल केंद्र स्थापित किया है। इसके बारे में भी पूरी जानकारी हमने कल आपको दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों के परिजनों के लिए 15 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है? झारखंड, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर उत्तराखंड। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर यानी कि उड़ीसा ने यह सहायता राशि देने की घोषणा की है। तो ये पूरे जो 3 प्रश्न थे कल हमने आपको कराए थे, पूरी डिटेल में आपको जानकारी दी थी, उनका रिवीजन हो गया। अब सीधे चलते हैं अपन आज की करंट अफेयर की ओर। 4 मई टुडे करंट अफेयर, पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, आईसीसी टी20 रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? टी20 की बात हो रही है। ऑप्शन ए है तीसरा, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है पहला या फिर ऑप्शन नंबर डी है चौथा। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि दूसरा स्थान आईसीसी टी20 रैंकिंग में भारत को प्राप्त हुआ है। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए, भारत ने आईसीसी टी20 टीम रैंकिंग में दूसरा स्थान बरकरार रखा है, लेकिन वनडे चार्ट में तीसरे स्थान पर आ गया, यानी कि वनडे में भारत तीसरे स्थान पर आ गया है। अब टी20 की पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर इंग्लैंड है, दूसरे पर भारत है और तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है। चलिए वनडे की बात कर लेते हैं। वनडे में पहले स्थान पर न्यूजीलैंड है, दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है और तीसरे स्थान पर भारत है, ठीक है। अब ये जारी कौन करता है? तो आईसीसी जारी करती है। तो चलिए आईसीसी के बारे में भी देख लेते हैं। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है और जो अध्यक्ष हैं वर्तमान वो ग्रेग बर्कले न्यूजीलैंड के हैं और ये वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न, अभी हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। ऑप्शन है 2 मई, ऑप्शन बी है 3 मई, ऑप्शन सी है 4 मई या फिर ऑप्शन नंबर डी है 5 मई। तो कब मनाया गया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि 3 मई के दिन अभी हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल 3 मई को मनाया जाता है। वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो किसने घोषणा की थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये बात कही थी। आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 की थीम क्या है? ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थीम आपको याद रखना है। तो इन्फॉर्मेशन अस अ पब्लिक गुड, ये इस वर्ष की थीम है 2021 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की, इन्फॉर्मेशन अस अ पब्लिक गुड, ठीक है। अगली बात करते हैं। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा निकाली जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन निकालता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये जो संगठन है ये जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक निकालता है। और आपको याद रखना है क्योंकि अभी 4 से 5 बार जो है एनटीपीसी के एग्जाम वाली शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया था, तो आपको ये प्रश्न याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, माया गुफा में 1200 वर्ष पुराने काले और लाल हाथ के निशान मिले हैं। माया गुफा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है मैक्सिको, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है जापान या फिर ऑप्शन नंबर डी है सऊदी अरब। तो कहाँ पर स्थित है माया गुफा जिसमें कि 1200 वर्ष पुराने काले और लाल हाथ के निशान मिले हैं? आइए देख लेते हैं।
सही आंसर है ए, यानी कि मैक्सिको में स्थित है माया गुफा। चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो मैक्सिको में माया गुफा की दीवारों पर लगभग 137 काले और लाल हाथ के निशान मिले हैं। ये गुफा मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के उत्तरी सिरे पर स्थित है। ठीक है, तो कहाँ पर है? मैक्सिको में भी कहाँ पर है? तो युकाटन प्रायद्वीप के उत्तरी सिरे पर स्थित है। इन 137 प्रिंट, जिसमें ज़्यादातर बच्चों के हाथों के बने हुए निशान हैं, ये 1200 वर्ष से अधिक पुराने हैं, जो प्राचीन माया के क्लासिकल जेनिथ के करीब माना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 12 वर्ष नहीं है, 1200 वर्षों से अधिक भी पुराने हैं और 137 प्रिंट यहाँ पर पाए गए हैं, ज़्यादातर बच्चों के हाथों के निशान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और अभी नए नए डिप्टी गवर्नर बने हैं और आपका एग्जाम एमपीपीएससी का आने वाला है 20 जून को, तो इसमें आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, ऑप्शन है बीपी कानूनगो, ऑप्शन बी है आरजी राजन, ऑप्शन सी है संजय मोहंती, या फिर ऑप्शन नंबर डी है टी रविशंकर। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी, यानी कि टी रविशंकर जो है वो आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। तो चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। 4 डिप्टी गवर्नर और 1 मुख्य गवर्नर होता है, पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, अभी हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो को सेवानिवृत्ति के बाद डिप्टी गवर्नर के रूप में टी रविशंकर को नियुक्त किया गया है। यानी कि किसके स्थान पर आए हैं? तो बीपी कानूनगो का जो है अभी समयकाल पूरा हो गया, कार्यकाल पूरा हो गया और उनकी जगह पर टी रविशंकर को यहाँ पर बुलाया गया है। ठीक है, आरबीआई में 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो चलिए पूरी जानकारी देख लेते हैं। तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जो है वो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं और 25वें नंबर की ये गवर्नर है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए डिप्टी गवर्नर की बात कर लेते हैं। तो पहले डिप्टी गवर्नर है माइकल पात्रा, दूसरे हैं टी रविशंकर जो अभी नियुक्त हुए हैं, उसके बाद महेश कुमार जैन और चौथे नंबर पर है एम राजेश्वर राव। तो 4 डिप्टी गवर्नर हैं और 1 गवर्नर है। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल गई। जो भी नई जानकारी हो आपको नोट डाउन कर लेना है। वैसे अगर आप चाहें तो इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल आपको पता कैसे जाना है, टेलीग्राम ऐप पर जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए सक्सेस जंक्शन, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल देखने को मिल जाएगा। वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि पूरी जानकारी आपको सही समय पर मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इनमें से कौन सी कंपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्कूटर लॉन्च करने की योजना बना रही है? ऑप्शन है उबेर, ऑप्शन बी है ओला, ऑप्शन सी अमेजॉन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सुजुकी। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि ओला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्कूटर लॉन्च करने की योजना बना रही है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, ओला जुलाई 2021 में अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतरने की योजना बना रही है। ओला पहले भारत के साथ सेवा शुरू करेगी और यूरोप पर ध्यान केंद्रित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कदम रखेगी। हाँ भाई, जो भी प्रैक्टिकल करता है ना पहले भारत पे ही करता है। अगर भारत में चल गया तो भाई पूरे विश्व में चलेगा। ठीक है, ऐसा माना जाता है कंपनियों के द्वारा। ठीक है, तो ओला भी शुरुआत कहाँ से करेगी? भारत से ही शुरुआत करेगी। 2020 में ओला ने तमिलनाडु में अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर कारखाना स्थापित करने के लिए 2400 करोड़ रुपए की निवेश करने की घोषणा की थी, जो कि 2020 में नहीं कर पाई थी कोविड-19 की वजह से। लेकिन अब जो है यहाँ पर कारखाना स्थापित किया जा रहा है और भारत में सबसे पहले ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर शुरू होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दूसरी लहर से लड़ने के लिए भारत सरकार को कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो एसबीआई ने कुछ सहायता प्रदान की है भारत सरकार को, आइए देखते हैं। ऑप्शन है 100 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 71 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 80 करोड़ रुपए, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 150 करोड़ रुपए। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि 71 करोड़ रुपए जो है एसबीआई ने भारत सरकार को सौंपे हैं, सहायता राशि प्रदान की है कोविड-19 की सेकेंड लहर से लड़ने के लिए। देखिए, देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कोविड-19 की दूसरी लहर से लड़ने के लिए भारत सरकार को 71 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस सहायता राशि का उपयोग सबसे खराब स्थिति वाले राज्यों में 1000 बिस्तर और आईसीयू सुविधाएं उपलब्ध कराने में किया जाएगा। ठीक है, तो जो भी जैसे कि आपका छत्तीसगढ़ हो गया या फिर इधर आप उड़ीसा साइड में चले जाइए तो यहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, मुंबई में चले जाइए, दिल्ली में चले जाइए, तो इन जगहों पर आईसीयू और 1000 बेड उपलब्ध कराने के लिए इस राशि का उपयोग किया जाएगा। यह सुविधा सरकारी अस्पतालों और नगर निगम कॉर्प्स के सहायता से स्थापित की जाएगी, यानी कि सरकारी अस्पतालों में सुविधा दी जाएगी और नगर निगम के जो भी कर्मचारी होते हैं उनकी मदद से इस सुविधा को इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, अभी हाल ही में विक्रमजीत कंवरपाल का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? ये फोटो ने इस फोटो को आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। तो देखिए, ऑप्शन ए खेल जगत, ऑप्शन बी है फिल्म जगत, ऑप्शन सी है विज्ञान जगत, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कला जगत। चलिए आंसर देख लेते हैं। अरे भाई कहाँ से आ रहा है घूम के? चलिए आंसर हो गया बी, यानी कि फिल्म जगत से संबंध है विक्रमजीत कंवरपाल का। चलिए इनके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं क्योंकि यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। देखिए,
अभिनेता विक्रमजीत कंवरपाल को कई टीवी सीरियल और फिल्मों का हिस्सा रहे थे, अभी हाल ही में उनका निधन हो गया है। देखिए, मेजर विक्रमजीत कंवरपाल एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी थे। तो ये पहली बात तो सेवानिवृत्त सेना अधिकारी थे, और आपको याद होगा ये ज़्यादातर फिल्मों में सेना अधिकारी का ही रोल निभाते हुए आए हैं। ठीक है, चलिए बताते हैं कौन कौन सी फिल्में इन्होंने की हैं। उन्होंने भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद 2003 में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने पेज 3, आरक्षण, मर्डर 2, टू स्टेट्स और गाजी द अटैक जैसी फिल्मों में काम किया है। इन सारी फिल्मों में कंवरपाल जी ने काम किया है, और ज़्यादातर फिल्मों में मेजर या फिर आर्मी ऑफिसर का ही रोल यहाँ पर निभाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, टोक्यो ओलंपिक में महाद्वीपीय कोटा पाने वाली दूसरी खिलाड़ी कौन बन गई हैं? स्पोर्ट जीके का ये प्रश्न है, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है मीना भारद्वाज, ऑप्शन बी है हिमा दास, ऑप्शन सी है प्रणति नायक, या फिर ऑप्शन डी है दीपा कर्माकर। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि प्रणति नायक जो है टोक्यो ओलंपिक में महाद्वीपीय कोटा पाने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गई हैं। तो पहला खिलाड़ी कौन है ये भी आपको बताएंगे। जिम्नास्टिक याद रखना है, प्रणति नायक का संबंध जिम्नास्ट से है। तो जिम्नास्टिक खिलाड़ी प्रणति नायक को टोक्यो ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा के लिए महाद्वीपीय कोटा मिलेगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो देखिए, कोविड-19 महामारी के कारण एशियाई चैंपियनशिप रद्द होने के बाद महाद्वीपीय कोटा केवल एशिया क्षेत्र के योग्य एथलीटों को दिया जाएगा। तो अभी हाल ही में एशियाई चैंपियनशिप होने वाली थी, लेकिन वो चैंपियनशिप रद्द हो गई, और एशियाई चैंपियनशिप में क्वालिफाई करने वाले को जो है टोक्यो ओलंपिक के लिए कोटा दिया जाता। लेकिन अब जब रद्द हो गई है, तो क्या किया जा रहा है कि एशिया में जो सबसे अच्छे एथलीट हैं उनको जो है सीधे सीधे डायरेक्ट वहां पर कोटा दे दिया जा रहा है। कहां के लिए? टोक्यो ओलंपिक के लिए। पहले खिलाड़ी कौन है? तो श्रीलंकाई एलपीटीआई बेजलडोना मिल्का एशियाई कोटा प्राप्त करने वाले पहले जिम्नास्ट थे। तो ठीक है, याद रखिएगा, वो भी पहले जिम्नास्टिक थे जो कि श्रीलंका से थे, और भारत की ये जो खिलाड़ी हैं ये दूसरे नंबर के जिम्नास्टिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका नाम जरूर याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, क्योंकि ओलंपिक में डायरेक्ट एंट्री इनको मिल रही है। देखिए, तो यहाँ से 4 महीने की आपकी जो करंट अफेयर थे महत्वपूर्ण, वो समाप्त हुए। अब चलते हैं सीधे टुडे एमपी करंट अफेयर की ओर। तो एमपी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए जाएंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखिए, हाल ही में दमोह विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाले विधायक अजय टंडन किस पार्टी से संबंधित हैं? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अभी हाल ही में चुनाव का यहाँ पर रिजल्ट आया है। ऑप्शन है कांग्रेस, ऑप्शन बी है बीजेपी, ऑप्शन सी है बीएसपी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है निर्दलीय। तो किस पार्टी के यहाँ पर विधायक हैं अजय टंडन जी? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि कांग्रेस के विधायक हैं अजय टंडन जी, और इन्होंने इतिहास रच दिया है। दमोह उपचुनाव जो कि काफ़ी चर्चा में रहा था, ये जो है कोविड-19 के दौरान ये उपचुनाव करवाए गए थे, काफ़ी चर्चा में रहा था। तो ये प्रश्न आपके एमपी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए जानकारी आपको देते हैं इन्होंने किसको हराया है। देखिए, दमोह विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाले विधायक अजय टंडन कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। अजय टंडन ने राहुल लोधी को हरा करके उपचुनाव में जीत दर्ज की है। तो याद रखिएगा, राहुल लोधी को इन्होंने हराया है। राहुल लोधी पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल थे, लेकिन अब उन्होंने भाजपा पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो भाजपा को ज्वाइन करने के बाद में अभी हाल ही में उनकी हार हुई है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, राहुल लोधी को अजय टंडन जी ने हराया और दमोह उपचुनाव में जीत दर्ज की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 4 मई को जन कल्याण संबल योजना से असंगठित श्रमिक परिवारों के बैंक खातों में कितने रुपए अंतरित करेंगे? किसकी बात की जा रही है? जन कल्याण संबल योजना की बात की जा रही है। ऑप्शन है 379 करोड़, ऑप्शन बी है 400 करोड़, ऑप्शन सी है 500 करोड़, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है, यानी कि 379 करोड़ रुपए यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो जन कल्याण संबल योजना के सहित जो है श्रमिक परिवारों को यहाँ पर देंगे। चलिए आगे देखते हैं पूरी जानकारी। देखिए, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 4 मई को जन कल्याण संबल योजना के लगभग 17,000 असंगठित श्रमिक परिवारों के बैंक खाते में 379 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक के माध्यम से जमा करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना की बात कर लेते हैं। तो मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना 2018 में शुरू की गई थी, याद रखिएगा। योजना प्रारंभ होने से अब तक पूरे प्रदेश के लगभग 2,28,000 हितग्राहियों को 1907 करोड़ से अधिक राशि वितरित की जा चुकी है। तो याद रखिएगा, 1907 करोड़ से अधिक राशि वितरित की गई है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए क्या है? तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। आपसे पूछी जा सकती है कि कब चालू की गई थी? तो 2018 में चालू की गई थी, ये याद रखिएगा। अब इसमें जो भी राशि दी गई है, इसकी वजह से ये चर्चा में आ गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो मध्य प्रदेश के किस शहर में मात्र 2 दिन में ऑक्सीजन प्लांट बना दिया गया और एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया गया? मात्र 2 दिन में ऑक्सीजन प्लांट बना दिया गया। ऑप्शन है जबलपुर, ऑप्शन बी है रीवा, ऑप्शन सी है छतरपुर, ऑप्शन नंबर डी है ग्वालियर। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि रीवा में अभी हाल ही में मात्र 2 दिनों में ऑक्सीजन प्लांट बना करके स्थापित कर दिया गया है। देखिए,
मध्य प्रदेश के रीवा शहर ने मात्र 2 दिन में ऑक्सीजन प्लांट तैयार करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। मध्य प्रदेश के निर्माण से पहले रीवा मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता था और इसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो शंभू दयाल जो है रीवा के प्रथम मुख्यमंत्री थे जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन नहीं हुआ था। रीवा को सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह ने कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को सफ़ेद शेर को भेंट किया था, ठीक है। और मोहन नाम का जो सफ़ेद शेर है, जो दुनिया का पहला सफ़ेद शेर माना जाता है, वो भी रीवा की भूमि में ही प्राप्त हुआ था, रीवा की भूमि में ही देखा गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए अब आपके सामने है स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके सभी एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए देख लेते हैं स्टैटिक जीके के पहला प्रश्न। देखिए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है स्कर्वी, ऑप्शन बी है बेरी, ऑप्शन सी रतौंधी, ऑप्शन नंबर डी है रिकेट्स। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर ए यानी कि स्कर्वी रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से। चलिए कुछ जानकारी देखते हैं। देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है, जिसे नाविक रोग भी कहते हैं। याद रखिएगा, अभी एनटीपीसी में पूछा गया इनमें से किस विटामिन की कमी से नाविक रोग हो जाता है, और लोगों को यह पता ही नहीं था कि नाविक रोग कौन से रोग का नाम है। तो याद रखिएगा, स्कर्वी का दूसरा नाम नाविक रोग भी होता है, ठीक है। यह विटामिन दूध में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। वैसे ज़्यादातर विटामिन दूध में पाए जाते हैं, लेकिन विटामिन सी जो है वो दूध में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, 0.0% भी नहीं पाया जाता दूध में, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन है पीसी महालनोबिस मॉडल, ऑप्शन बी है हेराल्ड डोमल मॉडल, ऑप्शन सी है गरीबी हटाओ मॉडल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर यानी कि हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक के लिए बनी थी, जो हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आपको याद रखना, जो दूसरी योजना है वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, और पहली योजना जो है वो हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर जानकारी दी है, काफ़ी डिटेल में जानकारी दी है। आइए देख लेते हैं किस किस ने जानकारी दी है। शैलेंद्र चौधरी जी ने बहुत अच्छा यहाँ पर पूरा डिस्क्राइब करके बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। हर्षित बाबू ने बिल्कुल बताया, भगत सिंह, उसके बाद सीमा माकड़े ने यहाँ पर काफ़ी जानकारी दी है। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है, भगत सिंह को केंद्रीय असेंबली बम फेंका गया था, ये सारी जानकारी सीमा माकड़े जी ने दी, बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता धुर्वे ने बहुत अच्छी यहाँ पर पूरी डिटेल में जानकारी दी है। सचिन पारासर ने बताया शहीद भगत सिंह को बोला जाता है शहीद आजम, और देव शर्मा ने बताया भगत सिंह को बोला जाता है। मनोज अंजलिकर ने तो बहुत अच्छी यहाँ पर जानकारी दी है, कब कब क्या क्या उन्होंने कार्य किए थे, पूरी जानकारी दी है। पॉज करके एक बार ये जो नोट डाउन कर लीजिएगा, नए नए जो आपको फैक्ट यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। प्रकाश साहू, जो कि यहाँ पर इनका नाम कुछ और है, देखिए हाँ, आई एम रश्मि, हाँ ये जो रश्मि है, रश्मि साहू का ये जो आंसर दिया है, रश्मि साहू क्लास 6 में पढ़ती हैं। बहुत बड़ी बात है, क्लास 6 में पढ़ते हुए अभी से ही करंट अफेयर को कवर करके चल रही हैं। इनका भविष्य बहुत ही ज़्यादा उज्जवल है। अभी से आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। करंट अफेयर वैसे भी सभी के लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर आप अभी से तैयारी कर रही है तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। राधे श्याम शुक्ला, इन्होंने बहुत सही कमेंट किया, भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के प्रश्न की बात करते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो देखिए, अभी हाल ही में कल की ही बात है, बंगाल में चुनाव का रिजल्ट आ गया और ममता बनर्जी जी जीत गई, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाएगा। ममता बनर्जी की पार्टी का क्या नाम है? याद रखिएगा, पार्टी का नाम आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ममता बनर्जी की पार्टी का क्या नाम है? आप गूगल से सर्च कीजिए, कहीं से भी सर्च कीजिए, जितनी भी जानकारी आपको मिलती है ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के बारे में, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे तो चीज़ें आपको हमेशा के लिए अच्छे से याद हो जाएंगी, ठीक है। वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि हम डेली ऐसी वीडियो, महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर के आते हैं। साथ ही साथ में 12:30 बजे हम MPPSC वालों के लिए प्रैक्टिस सेट हर एक यूनिट का लेकर के आ रहे हैं। कल भी हम लेकर के आए थे इतिहास वाला, परसों इलेक्ट्रॉनिक की, उससे पहले खाद्य संस्करण, सारी चीज़ें हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। तो वो वीडियो भी देखना मत भूलिएगा। रोज़ 12:30 बजे MPPSC वालों के लिए प्रैक्टिस सेट आ जाता है, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए, कोविड-19 से बचकर रहिए। धन्यवाद।